नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, बीटीसी थर्ड सेमेस्टर, उसमें एक विषय है सामाजिक अध्ययन और उसमें कई पार्ट हैं। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संविधान को देखेंगे, वो एक बड़ा टॉपिक है। और आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर वालों का आज डेमो क्लासेस है, बैच आपका प्रारंभ हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को संविधान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पहले शब्दावली से परिचय कराऊंगा, क्योंकि संविधान में एंट्री करने से पहले अगर आप आज के क्लासेस को देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका आसान हो जाएगा। तो पहले जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको शब्द दिखाई देंगे राजतंत्र और लोकतंत्र। इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की? तो बच्चे, अगर इसमें अंतर आप देखेंगे राजतंत्र और लोकतंत्र में, तो अंतर है सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर बच्चे? सत्ता को धारण को लेकर है। किसको लेकर है? सत्ता को धारण। ये जो राजतंत्र है, इसमें सत्ता को धारण राजा करता है। राजतंत्र में सत्ता को धारण कौन किया है? राजा। राजा के सत्ता धारण करने के कारण राजा ही सब कुछ है, सब कुछ। इसकी इच्छा ही कानून है। इसके मुख से कोई भी शब्द निकल गए तो प्रजा को फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। वह उचित हो या अनुचित, ये बात की महत्वता नहीं रहेगी। राजा ने कह दिया, ये महत्वता होगी और प्रजा को उसका पालन करना पड़ेगा। प्रजा विरोध नहीं कर सकती थी। इस कारण राजतंत्र में स्वतंत्रता और समानता का अभाव देखने को मिलता था। स्वतंत्रता, समानता, इनका क्या था बच्चे? राजतंत्र में अभाव था, कमी थी। ठीक है। वहीं जब आप लोकतंत्र को देखेंगे, वहीं पर जब आप लोकतंत्र को देखेंगे बच्चे, तो लोकतंत्र में सत्ता को धारण कौन किया है? हम, आप, जनता। और सब कुछ सर्वे सर्वा कौन होगा? सब कुछ सर्वे सर्वा जनता होगी। और जनता की इच्छा ही क्या होगा? कानून होगा। जनता जो चाहेगी वह करेगी। तो जनता का इच्छा ही लोकतंत्र में कानून होता है। और बच्चे, यहीं पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता, इनकी उपलब्धता होती है। स्वतंत्रता और समानता की उपलब्धता होती है। और बच्चे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात आप और नोट कर लीजिएगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो ये कैसे मैं स्पष्ट करूं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता का उपस्थिति है। तो बच्चे, सिंपल तरीके से हमारे भारत में लोकतंत्र है। भारत में अगर एग्जाम्पल ले तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है। और बच्चे, जब भारत में लोकतंत्र है तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया गया है,
आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, तो और प्लस ये जो लोकतंत्र जनता ही सब कुछ है, जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में बच्चे पहला वाक्य हम भारत के लोग, यह क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह कहता है कि संविधान के शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान के शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, हम आप हैं। तो लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है, जनता ही सब कुछ कार्य करता है। अब बच्चे लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाव होता है, जैसा कि मैंने बताया हमारे मौलिक अधिकार में इसका जिक्र है। अब राजतंत्र में राजा जो चाहता था वही सब कुछ होता था, प्रजा नगण्य, प्रजा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे लुई 14वां 16वां कहता था कि मेरी इच्छा ही कानून है और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये था प्रमुख अंतर। अब बच्चे ये प्रश्न अब आएगा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध जो लाइन, परिभाषा, वह अब्राहम लिंकन ने दिया। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। यह लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध भाषण, परिभाषा कह सकते हैं। लोकतंत्र बच्चे दो तरीके का होता है। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमारे भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो बच्चे सिंपल आप ये जानते रहना, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। कौन सा लोकतंत्र? तो भारत में बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, इसको अन्य नाम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। ठीक है, तो ये इसका अन्य नाम है जिस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अन्य नाम। ठीक है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब कहेंगे कि हैं सर कैसे? तो देखो, भारत में जनता जो है वो पहले किसको चुनाव करती है? तो पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकसभा के कई क्षेत्र बटे होते हैं। अब जैसे हमारे क्लास को कई लोकसभा के क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, देखेंगे, आप सभी अपना अपना लोकसभा क्षेत्र बताना। तो जनता अलग अलग लोकसभा के क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। अब ये सभी प्रतिनिधि, कई राजनीतिक दल चुनाव में होंगे और जिसका बहुमत होगा, तो ये प्रतिनिधि मिलकर क्या निर्माण करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। अब यहां पर जनता का सरकार से संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे भारत में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है बच्चे स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि यहां पर जनता मिलकर डायरेक्ट सरकार का निर्माण करती है, इसलिए जनता का सरकार से जो संबंध है वह प्रत्यक्ष होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आप सब ये एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये बात भी आपको जानना बेहद जरूरी था।
अब बच्चे यहां पर अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब आप पढ़ेंगे 3 शब्द आपसे खूब गुजरेगा, राज्य, देश और राष्ट्र, ये 3 शब्द। एक कंट्री के लिए ये तीनों शब्द का प्रयोग होता है। एक अगर देश के रूप में देखें तो तीनों शब्द। तो दोस्तों भारत एक राज्य है, भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र भी है। अब जब आपको जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो उस दौरान आपको इनका बेसिक एक डिफरेंस पता होना चाहिए, वरना आप संविधान को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे बच्चे। और नहीं समझ पाएंगे तो फिर कहेंगे कि सर अब क्या करें। तो देखो, राज्य एक राजनीतिक इकाई शब्द है। राज्य कैसा शब्द है? तो राज्य एक राजनीतिक इकाई शब्द है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में एक कंट्री को हमेशा राज्य कहा जाता है। ये बात आप बिल्कुल नोट रखना, एक कंट्री को हमेशा राज्य कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। वहां पर देश राष्ट्र ये नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम भले प्रयोग करते हैं, लेकिन राज्य एक राजनीतिक इकाई शब्द है और यह हमेशा पॉलिटी में प्रयोग आता है। देश एक बच्चे भौगोलिक इकाई शब्द है। भौगोलिक इकाई शब्द है और ये हमेशा भूगोल में, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में राष्ट्र शब्द नहीं लिखा मिलता है, भूगोल में देश शब्द लिखा हुआ मिलता है। जैसे झील, जैसे नदी, पहाड़, पठार, झील इत्यादि, ये सब एक देश को रिप्रेजेंट करता है, एक देश को बताता है। अब बच्चे, जो एक राष्ट्र है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई शब्द है। कैसा शब्द है? सांस्कृतिक इकाई शब्द है। और इसमें एक इमोशन होता है, एक भावना होता है, एक भावनाएं जुड़ी रहती है। अब देखिए, जब भारत देश आजाद नहीं था तो भारत एक राष्ट्र था, लेकिन भारत एक राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि राज्य को राज्य कहने के लिए, अभी मैं और डिटेल करूंगा अलग से, लेकिन अभी बोलचाल की भाषा में जान लीजिए तो आपके लिए काफी और ज्यादा क्लियर रहेगा। फिर एक बार मैं अलग से इसको, राज्य को अलग डिफाइन करूंगा, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो इसको मुझे अलग से पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो आजादी से पहले भारत एक राष्ट्र था, लेकिन राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राज्य को राज्य कहने के लिए 4 तत्व होना बेहद जरूरी है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन चारों में से एक भी तत्व अनुपस्थित हो तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। जैसे आजादी से पहले हम ब्रिटेन की गुलाम थे और हमारे पास ना हमारी सरकार थी, ना हमारे पास हमारी संप्रभुता थी। लेकिन बच्चे, राष्ट्र, अगर आपके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना है तो आप एक राष्ट्र हैं। उसके लिए आपको देश के अंदर रहने की जरूरत नहीं, देश के बाहर से भी आप एक अपने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण, अपना भाव दे सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई शब्द है और इसमें एक भावनाएं, एक इमोशन जुड़ी रहती है। क्लियर? जैसे आजादी से पहले हमारे जो क्रांतिकारी वीर होते थे, वह हम
सभी जन समुदाय के बीच में एक क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत करते थे, ताकि उनके रगों में एक ब्रिटेन के प्रति क्या हो जाए, उनको भगाने की एक जुनून उनके अंदर आ जाए। बस, तो जैसे कहते थे भारत हमारी माँ है, इन फिरंगियों ने हमारे माँ को मोटे मोटे जंजीरों से जकड़ के रखा है। हमारा माँ का अंग कोमल है और उसके कोमल अंगों पर दरारें पड़ रही हैं, और हम सब भारतीय सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। उठो, एकत्रित हो और इनके खिलाफ क्रांति कर दो, इनके खिलाफ क्रांति कर दो और इनको मार भगाओ। तो ये जो हमारे क्रांतिकारी वीर हमारे जन समुदाय के बीच एक राष्ट्रीय चेतना डेवलप कर रहे थे, इसलिए हम कह सकते भारत एक राष्ट्र था। अब बच्चे, अब हम इस राज्य शब्द को अलग से लेते हैं और इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, राज्य, तो बच्चे राज्य एक अमूर्त संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, अर्थात इसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे भारत की संसद, ठीक है। तो राज्य एक किस प्रकार की संस्था है? अमूर्त संस्था है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम, क्रोध, ये एक महसूस का विषय है और इसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। माँ का प्रेम जो है आप उसको तौल नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो बच्चे, जो भारत का संसद है ये एक राज्य है। अब देखिए, अब यहां पर बहुत बारीकी से समझना है बच्चे, ध्यान से, तभी क्लियर होगा, ठीक है। अब बच्चे, राज्य को राज्य कहने के लिए आपको कितने तत्वों की जरूरत पड़ेगी? 4। राज्य को राज्य कहने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो वो 4 तत्व हैं आपका भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। अब बच्चे ध्यान रखना, इन चारों तत्व में से एक भी अनुपस्थित हो जाए तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। जैसे मान लो संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं है, मान लो सरकार नहीं है, राज्य नहीं है, मान लो कि भूभाग नहीं है तो वो राज्य नहीं है। ये 4 का 4 होना अनिवार्य है, तभी हम उसे राज्य कहेंगे। अब बच्चे, राज्य एक अमूर्त संस्था थी, लेकिन राज्य का जो मूर्त रूप है वह सरकार है। राज्य का मूर्त रूप कौन है? तो सरकार राज्य का मूर्त रूप होता है, और राज्य के व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग सरकार करता है। ये बात भी नोट कर लीजिए, राज्य के व्यवहारिक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? सरकार करता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट रखिए, आपके लिए काफी ज्यादा कामगर होगा। तो राज्य के व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है?
तो राज्य के व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग सरकार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट रखना है बच्चे। बिल्कुल कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। बाकी आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, आप बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो 8004394194 है। आप आसानी से हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर मैं अब ये चार तत्वों को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने राज्य के चार तत्व बताए कि राज्य को राज्य कहने के लिए राज्य के चार तत्व होते हैं। और ये राज्य के चार तत्व में आपका भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता आपका आएगा। अब बच्चे ध्यान से, मैं लास्ट में एक बार रिवीजन भी करा दूंगा आपका, लेकिन यहां पर ध्यान से समझना होगा। ध्यान से, मैंने अभी बताया कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, ये आपका क्लियर हो गया कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे भारत की संसद। अब बच्चे, राज्य का मूर्त रूप कौन? तो राज्य का मूर्त रूप सरकार, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं। और राज्य के व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? सरकार। अब ये जो गवर्नमेंट है ये क्या है आपका? ये भारत का एक निश्चित भूभाग है, ठीक है, ये भारत का एक निश्चित भूभाग है। अब इस निश्चित भूभाग पर सरकार क्या काम करेगा? सरकार बच्चे इस निश्चित भूभाग पर अपनी राजनीतिक क्रिया करेगा। क्या करेगा? राजनीतिक क्रिया करेगा। तो सरकार अपनी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी है वह सरकार कहां पर करेगा? एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत ही करेगा। कोई भी पॉलिटिकल एक्शन हुआ, ये बात आप नोट कर लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, एक निश्चित भूभाग पर पॉपुलेशन भी होगा, ऐसा नहीं है कि बिना पॉपुलेशन का ये निश्चित भूभाग होगा। तो जैसे भारत में जनसंख्या है, आज हम दुनिया में नंबर 1 पे है ना, काफी इसको हम लोग अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हालांकि इकोनॉमी की भाषा में जो पॉपुलेशन है उसको अगर मानव पूंजी समझी जाए और वर्क किया जाए तो ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, हम उसको बोझ मानते हैं। चल, तो बच्चे जो पॉपुलेशन है इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो बच्चे ये पॉपुलेशन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जनसंख्या राजनीतिक व्यवस्था अर्थात कि संवैधानिक नियमों के साथ संचालित हो। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पॉपुलेशन है वो संविधान के नियमों के तहत संचालित हो, ठीक है। अब बच्चे संप्रभुता, जो सरकार है वह आंतरिक और बाह्य रूप से, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र निर्णय ले, स्वतंत्र निर्णय मतलब कि बिना किसी दबाव के, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम बिना किसी के दबाव के हम स्वतंत्र निर्णय ले,
वो चाहे भारत देश के भूभाग के अंदर हो या बाहर, हमें बाह्य रूप से किससे मित्रता करनी है, किससे शत्रुता करनी है, किससे संधि करनी है, यह हमारे स्वबुद्धि पर निर्भर है। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये जो है यह दर्शाता है कि आपका जो भारत है, भारत सरकार है, वह एक संप्रभु सरकार है। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, अब आप समझ गए। अब बच्चे, राज्य की परिभाषा जो है हमारे संविधान में कहां कहां पर है? तो संविधान में देखेंगे तो एक तरफ आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यहां पर बच्चे जो संघ के लिए एक शब्द का प्रयोग है वह यूनियन शब्द का प्रयोग है, अर्थात कि कोई भी प्रांत हमारे भारत राज्य से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रांत में परिवर्तन किया जा सकता है, प्रांत का भूगोल बदला जा सकता है, लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है, संघ से अलग नहीं हो सकता है। अब बच्चे यहां पर राज्यों का एक संघ होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं? तो 3 प्रकार के, एक आपका संघ क्षेत्र, एक आपका राज्य क्षेत्र, और जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे भविष्य में अर्जित क्षेत्र, ये आपका इसके अंतर्गत आएगा। अब बच्चे और कहां परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। और आर्टिकल 12 में क्या दी गई है बच्चे? राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसमें राज्य की परिभाषा में कौन कौन आ रहा है? तो भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, और आपका स्थानीय प्राधिकरण और आपका अन्य प्राधिकरण, ये बच्चे आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और आपका यही चीज जो है आर्टिकल 36 में भी दिया गया है। आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और एक जगह, ठीक है, और यही बातें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत यही बातें लिखी गई है। भाग 6 में राज्य को प्रांत कहा गया है, ये बात भी नोट रखिएगा। भाग 6 में राज्य को प्रांत कहा गया है, तो ये भी आप बात नोट रखिए ताकि आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि सभी को एकदम क्लियर हो चुका है। अब बच्चे, अब यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं, अब और इंपॉर्टेंट चीजों को जानने में। देखिए बच्चे, 2 शब्द आपको खूब दिखाई देगा और यहीं पर इन दोनों शब्दों का मीनिंग भी जान लो। मीनिंग ये है कि आपको एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली
एक अस्थिर राजनीतिक प्रणाली। इसमें क्या अंतर है? तो देखो, स्थिर राजनीतिक प्रणाली मतलब कि जो राज्य के चार तत्व हैं, राज्य के चारों तत्व उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे कि उस देश में स्थिर राजनीतिक प्रणाली है। जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब में देखेंगे तो राज्य के चारों तत्व, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इन चारों तत्वों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई, उस देश में स्थिर राजनीतिक प्रणाली है। ठीक है। लेकिन अस्थिर राजनीतिक प्रणाली हम किसे कहेंगे? तो राज्य के चारों तत्वों में से, राज्य के चारों तत्वों में से एक भी तत्व अनुपस्थित, तो हम कहेंगे कि उस देश की राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हो गई है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में अमेरिका, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में देखेंगे तो बच्चे उसका अपना भूभाग है, जनसंख्या है, लेकिन सरकार तालिबानियों का हो गया और उनकी संप्रभुता हो गई। तो सरकार और संप्रभुता वहां पर अनुपस्थित हो गई, इसलिए वहां पर राजनीतिक प्रणाली क्या हो गई? अस्थिर हो गई। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि यहां तक सब लोग एकदम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। गुड। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, आप लोगों का जो बैच है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो गया है। अब यार तुम लोग जुड़ जाओ, थर्ड सेमेस्टर में अपनी अच्छे से तैयारी करो, एक अच्छी दिशा दो अपनी तैयारी को। देखो, जितना आप लेट करेंगे एग्जाम जितना उतना जल्दी नजदीक आएगा। और ये सब तो यार तुम लोगों को सीटेट में भी तो काम देगा, सीटेट की भी तो तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे देखिए इसी में अपना सीटेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, निकल जाएंगे। तो भाई कुछ तो करने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ता है, तो इसमें पीछे क्यों हटना? अपनी तैयारी सही दिशा दो। देखो, सफल व्यक्ति कोई काम अलग से नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक कार्य अलग ढंग से करता है, इस कारण वो सफल होता है। तो आपको भी अपनी अगर सफलता की एक कहानी लिखनी है और अपने माँ बाप के लिए एक जिम्मेदार बच्चा बनना है, समाज, परिवार, देश के लिए, तो आपको अपना परिश्रम करते रहना है। और 5 चीज को छोड़ो ही मत। क्या क्या? सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 4, और इस चारों को मिलाकर एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण। फिर देखो कौन तुमको रोक लेगा। कोई रोक ले तो आप हमसे आके कहिएगा कि सर हमें तो ये चीज रोक लिया। तो भाई कभी नहीं रोक सकता है। अब कुछ लोग किस्मत के मारे होते हैं, तो अब उसका जवाब तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए बच्चे, आपको फिर कोई हरा नहीं सकेगा। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। तो धैर्यता के साथ देखो, जो सेमेस्टर वाइज आपका पेपर है, 8 सब्जेक्ट एक चुनौती होता है भाई, आसान नहीं है। सिलेबस भी स्ट्रांग है, सीटेट का भी सिलेबस स्ट्रांग है। अब टीचर बनने के लिए आपके अंदर बहुत ये सब पढ़ाई कर लेंगे, क्वालिटी से भरपूर हो जाते हैं आप, और 50% अंक पाना ही पाना है। तो भाई बैक लग जाता है, और बैक लग जाना एक बड़ा अजीब फील कराता है, कॉन्फिडेंस लो कर देता है, और कॉन्फिडेंस हमें लो करना नहीं है। तो बच्चे ये बात आप ध्यान रखो
और अपनी तैयारी को सही दिशा देते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब बच्चे अब आएंगे अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अभी तक जो पढ़ाया सब लोगों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए गुड। तो अभी तक जो पढ़ा दिया गया आप सबको क्लियर हो गया है। तो अब आइए, अब बच्चे यहां पर हम अब सरकार को अलग से निकालते हैं कि सरकार भैया अब वहां से निकल के यहां पे आ जाओ। लो, जो राज्य के व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग किया था उस सरकार को अब हम यहां पर ला दिए। तो ये सरकार अब आ गए यहां पर। ठीक है, अब बच्चे अब एक सरकार को एक निश्चित भूभाग पर अपनी राजनीतिक क्रिया भी करना है। एक सरकार को पॉपुलेशन को संवैधानिक नियमों के तहत संचालित भी करना है और एक संप्रभु राष्ट्र भी बनाए रखना है। किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना है। तो भाई सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। अब उन चुनौतियों में एक चुनौती थी कानून कौन बनाएगा। फिर सेकंड चुनौती कानून का निर्माण कौन करेगा और उस कानून को लागू कौन करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मान लो कि कोई विवाद हो गया तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, न्याय कौन करेगा। ये बच्चे सरकार के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां मौजूद थी। अब इन तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के तीन अंग का निर्माण होता है। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी और इन तीनों चुनौतियों को निपटारा करने के लिए सरकार के तीन अंग बनते हैं। अब उनमें से आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब बच्चे ये जो आपका विधायिका है, ये विधायिका क्या करेगा? कानून का निर्माण करेगा। जो लॉ है उस लॉ को निर्माण कौन करेगा? विधायिका। ठीक है, अब कार्यपालिका का काम जो लॉ है, कानून, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का विवाद अगर हो जाए तो उस विवाद को निपटारा कौन करेगा? वह न्यायपालिका करेगा। कोई भी विवाद होगा तो उस विवाद की स्थिति में न्याय निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर? सभी बच्चे कमेंट देख लेते हैं। गुड। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो तुरंत आप हमें कमेंट करेंगे और हम आपका बिल्कुल समस्या का समाधान करेंगे। अब बच्चे हम नेक्स्ट क्लासेस में इस पूरी स्ट्रक्चर को एक बड़े लेवल पर डिफाइन कर देंगे तो आपका पॉलिटी बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप सब जितने जो भी स्टूडेंट हैं इस लिंक को अच्छे से शेयर करिएगा। देखो, हर एक लोगों को आसान भाषा में संविधान समझ में आ जाए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है ना। अब देखिए, आज के क्लास में आपको हमने राजतंत्र और लोकतंत्र का एक प्रमुख अंतर,
हमारे देश में किस प्रकार का लोकतंत्र वो बताया, वो क्लियर किया। फिर राज्य, देश और राष्ट्र में क्या अंतर है उसको क्लियर किया, प्लस राज्य में इंपॉर्टेंट चारों तत्वों को क्लियर किया। स्थिर राजनीतिक प्रणाली और अस्थिर राजनीतिक प्रणाली में अंतर क्या होता है वो क्लियर किया। फिर सरकार के अंगों में एंट्री किया। आप सोचो कि हमने इतने कम समय में आपको इतना डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये एक महत्वपूर्ण, आपको ऐसा क्लासेस कहीं पर नहीं मिलेगा, द फ्यूचर क्रिएटर्स पे मिलेगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लिंक को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को बैच लेना है वो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर 8000439419 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, किसी भी प्रकार का समस्या हुई उसका समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।